हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। हमने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की पूरी सीरीज शुरू करी थी। उसमें ऑलरेडी कई सारे वीडियो लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। सो आप वहां पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड आई बिलीव द वे आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन डिटेल, that will help you, it will going to help you in your exams। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एकेडमिक्स हो, उन सब में आपको ये हेल्पफुल होगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पहले के सारे वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें और उन सारी सीरीज ऑफ पैटर्न पे देखें जिस तरीके से वो अपलोड हुई है, सो दैट कि आपको ये पूरी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एक स्टोरी की तरह क्रोनोलॉजी बेसिस पे समझ में आए। इन सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वहां से जाकर आप आराम से पढ़ भी सकते हैं एंड उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑल्सो, एज आई ऑलरेडी मैंशनड बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारे वीडियो लेक्चर्स की सोर्स मटेरियल के तौर पे हमने सतीश चंद्र सर की मिडिल इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इग्नू के मास्टर्स के नोट्स एंड कुछ रिसर्च पेपर्स को भी बेसिस के तौर पे रखा है। सो रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस लेक्चर्स, इस चीज की इशू आप ना लें, एंड आई इंश्योर यू कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होंगे। So don't forget to like, comment, share and subscribe. And also don't forget to press the bell notification. तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में बात करी थी। उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक ग्रेट डिटेल में बताया था कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में जाकर एक एक्सपेडिशन करा था। नाउ इस वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे बात करेंगे और किन किन एरियाज पे अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपेंशन करने की कोशिश करी थी, एंड इवेंचुअली उस पूरे एक्सपेंशन का एक आउटकम क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, शुरू हम करेंगे राजस्थान से। राजस्थान इसलिए एक इम्पॉइंट बनता है हमारे लिए, ये टॉपिक इम्पॉइंट बनता है बिकॉज इफ वी डिस्कस अबाउट राजस्थान, सो बेसिकली हमें ये समझ में आएगा कि रणथंभौर, देन चित्तौड़, जिसपे एक मूवी कहानी बनी है पद्मावत से, उसकी कहानी क्या है, एंड देन ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं और ये कैसे कनेक्ट होते हैं गुजरात कैंपेन से, एंड इसके अलावा कौन कौन से बाकी और भी किंगडम्स थे जिन्होंने सरेंडर करा या फिर जिनको फोर्सफुली करवाया गया। इन सारे स्टोरी लाइंस को अब हम समझेंगे। होता क्या है कि कई सारे ऐसे राजपूत स्टेट्स थे ये एरियाज थे जो ऑलरेडी तर्क्स की कंट्रोल के अंदर थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सिंस द टाइम ऑफ मुइजुद्दीन मोहम्मद कौरी। तो उसमें अजमेर, नगौर और मदौर जैसे ऐसे स्टेट्स आते हैं, ऐसे किंगडम्स आते हैं जो ऑलरेडी कंट्रोल में थे। सुल्तान, अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय से पहले, तो हमें पता है कि यूजुअली, ये मैंने बताया भी है, कि दे ऑलवेज ट्राइड कि हमारे पास जो टेरिटरीज है उससे हम लॉस ना करें, उससे हम लूज ना करें। हमारे पास जो टेरिटरीज है हम एक्सपेंशन करेंगे, बट एक्सपेंशन हमारे लिए सेकेंडरी टास्क है। हमारा प्राइमरी टास्क ये है कि हमें हमारे पास जो टेरिटरीज है उन्हें हमें एक साथ जोड़कर रखना है एंड उससे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है, लोगों के ऊपर रूल करना है, एंड टू हैव अ वाइडर टेरिटोरियल एरिया, बट नॉट एक्सपेंशन इज समथिंग जो सेकेंडरी था, राइट, टिल अलाउद्दीन खिलजी। पर जब अलाउद्दीन खिलजी आता है, सो ही डिसाइड कि मैं अब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाऊंगा एंड मैं अपने टेरिटोरियल एरिया को और एक्सपैंड करूंगा, राइट। अब यहाँ पे जो राजस्थान का कंटेक्स्ट आता है, वो शुरुआती तौर से ये माना जाता है कि उसके एक माइंड में नहीं था, बट कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से उसे राजस्थान को भी कवर करना पड़ा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गुजरात पे उसने कैंपेन करा था एंड गुजरात को उसने सक्सेसफुली जीत लिया था, एंड किस तरीके से उसने सारे एरियाज को कवर किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑलरेडी। तो उस टाइम पे दो प्रोमिनेंट हमारे पास मिलिट्री कमांडर्स थे, जिसमें हमारे पास आते उल्लू खान एंड नुसरत खान। उनका भी एक बहुत मेजर रोल यहाँ पे रहता है। होता है क्या है, अलाउद्दीन जब गुजरात के ऊपर रेड करने जा रहा होता है, उस टाइम पे कई सारे ऐसे राजपूत किंगडम्स थे, बिकॉज राजपूत के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों इससे पहले क्यों बाकी जो सुल्तान थे वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे एक्सपेंशन में। तो पहली बात तो ये है कि जो दो प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम्स थे, रणथंभौर एंड चित्तौड़, इनके जो किले थे, द फोर्ट्स जो इनके थे, उनकी दीवारें बहुत मजबूत हुआ करती, तो उनको हराना इट वाज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट जो था वो ये था कि राजपूत चिफ्टन्स अपने आप में, राजपूत राइज जो थे, राणास जो थे, वो अपने में बहुत ज्यादा वेलर्स थे, अपनी बहादुर के लिए जान जानते थे, वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे।
इट्स लाइक कि हम अपना सर कटवा देंगे पर हम झुकेंगे नहीं। ये एक एस्पेक्ट था जो कहीं ना कहीं बाकी सुल्तानों को दूर रख रहा था। इवन इवन इफ दे ट्राइड कि हम रूल करेंगे, बट इट वाज समथिंग जो ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड देम कि इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, राइट। अलाउद्दीन को कहीं ना कहीं इस पे ये जरूरी था गुजरात कैंपेन करने के बाद कि मुझे कुछ बफर स्टेट्स चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं मुझे बाकी स्टेट्स ऐसे चाहिए जिनको, जो आसपास में है, नेबरिंग स्टेट्स है, जिनको पे मैं कंट्रोल करना पड़ेगा, सो कि मैं अपने गुजरात का जो मेरी टेरिटरी है उसे बचा के रख सकूं। और गुजरात क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया ही है। तो राजस्थान, राजपूताना की टेरिटरीज एंड मालवा, इन दोनों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें देखने को मिलता है, जब गुजरात कैंपेन हो रहा होता है तो कई सारे ऐसे राजपूत किंगडम्स थे, चिफ्टेंस थे, जिसमें आपके रणथंभौर आते हैं, जिसमें आपके चित्तौड़ आते हैं, जिसमें मेवाड़ और जेलौर आते हैं। ये इन्होंने कहीं ना कहीं अलाउद्दीन को एक्सेस देने से मना कर दिया, या फिर उनसे टैक्सेस चार्ज किए। दैट मीन्स दे वर शोइंग कि आप सुल्तान होंगे बट हमारे नहीं हो, एंड आप जस्ट एक नॉर्मल रूलर की तरह हो, जिनको अगर हमारी टेरिटरी को एक्सेस करना है, सो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मी, एंड उसके बदले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीजें थी, एंड ये जो चीजें हो रही थी एज पार्ट ऑफ, ये जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ये बहुत बड़ा कारण बना जो अलाउद्दीन खिलजी ने डिसाइड करा कि मुझे राजपूताना जो एरियाज है उस पर अपना कंट्रोल बनाना है। सो फाइनली जब ये सब चीजें तो हो रही थी, इसके अलावा भी ये था कि ये एस्पेक्ट यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है, बट इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात कैंपेन के बाद जब वो वापस दिल्ली जा रहा होता है, तो उस पॉइंट टाइम पे मंगोल्स जो होते हैं, बिकॉज मंगोल्स के साथ जो रिलेशन है सुल्तान का, विल डिस्कस अबाउट ऑन अ ग्रेट डिटेल। इल्तुतमिश के टाइम से अलाउद्दीन एंड देन मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर सीरीज, पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत के, तब जाके मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट। बिकॉज अभी मैं बताऊंगा तो वो एक ब्रेक हो जाएगा, सो आई विल गिव यू डिटेल अकाउंट्स ऑफ एंटायर डेवलपमेंट, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द दिस सीरीज दिल्ली सल्तनत, राइट। सो होता है क्या है कि जब वो जा रहा होता है तो मंगोल्स ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक रिबेलियन करवाने की कोशिश की होती है फ्रॉम नॉन न्यू मुस्लिम्स, जो न्यू कन्वर्ट। तो उसमें होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं रिबेलियन हुआ तो ऑब्वियसली सप्रेस करना था, बिकॉज इससे अलाउद्दीन की पोजीशन भी वीक हो रही थी। तो अनडाउटेडली लड़ाई होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, एंड एज ए रिजल्ट मंगोल्स हार जाते हैं। एंड मंगोल्स हारते हैं तो कई सारे इसमें चिफ्टेंस होते हैं, या फिर जो सोल्जर्स होते हैं वो भागकर राजपूताना के जो किंगडम्स होते हैं, कई सारे किंगडम्स, उसमें एक रणथंभौर भी था, उसमें जाकर असाइलम ले लेते हैं। एंड जब असाइलम लिया जाता है तो उसमें रणथंभौर में जो उस टाइम राजा थे वो थे हमीर देवा। अब जो हमीर देवा थे वो दैट डिसेंडेंट माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के। एंड एज नेम से नेम इटसेल्फ सेज कि पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट है, तो वो इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे या फिर झुकेंगे नहीं। तो व्हाट हैपेंड, जब उनको बोला गया कि आपको इन लोगों को देना होगा, हमें विल पनिश देम, बिकॉज उन्होंने रिबेलियन करा था सुल्तान के अगेंस्ट, तो हमीर देव ने बोला ये क्योंकि मेरे शरण में आए हुए, मैं इनको नहीं दूंगा। और उसके उन्होंने ये भी बोला कि मेरे किले इतने मजबूत है कि आप इसे भेद तो सकते नहीं हो, और मैं बहुत पावरफुल भी हूँ, तो ये चीजों इन चीजों का ध्यान रखें। तो होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने डिसाइड करा कि मुझे इनको सबॉर्डिनेट बनाना पड़ेगा, मुझे इनको हराना पड़ेगा। तो इन्होंने उल्लुक खान और नुसरत खान, जिन्होंने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करा था गुजरात कैंपेन में, इन दोनों को भेजा कि जाए और रणथंभौर को हराए। तो ये दोनों जाते हैं, इनिशियली बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बट धीरे धीरे नुसरत खान बहुत करीब पहुंच चुका होता है, एंड बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है, इस बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। उल्लू खान भी हार जाता है, एंड इस तरीके से दोनों की हार के बाद अलाउद्दीन ये डिसाइड करता है कि अब मैं खुद जाऊंगा, अब मैं खुद जाऊंगा। और अलाउद्दीन को सिकंदर सहानी भी कहा गया है। सिकंदर सहानी वो खुद को कहता था, बिकॉज वो कहता था कि मैं सिकंदर हूँ एंड मुझे, मैं सबके ऊपर कंट्रोल करूंगा, इट्स कैन, ये उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा था। तो वो जाता है रणथंभौर, एंड रणथंभौर में उसने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स अपनाया है, इसको कहते हैं सीजर मेथड। ये होता है कि आप घेराबंदी कर देते हो, एंड आप किसी भी तरीके से सोर्स मटेरियल, खाना पानी या कोई भी ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप रोक देते हो, किसी तरह का कम्युनिकेशन करना अलाउड नहीं करते हो। उस केस में आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि जो या तो आप सरेंडर कर दो, या फिर आपके पास जितने भी रिसोर्स है उसी में आप चलाओ जब तक चल सकते हो। बट ऑब्वियसली वो एक लिमिटेशन फैक्टर है, बिकॉज सोर्स मटेरियल आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है, वो आपके पास कम है।
तो उससे आप, और ना ही सिर्फ आपके पास ऐसा नहीं कि कुछ गिने चुने लोग हैं, आपने बहुत लोग प्रोटेक्शन भी दे रखा है, तो आपको उन सब लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इट विल बी पॉसिबल कि आप 1 महीने 2 महीने कुछ और महीने भी आप गुजार सकते हो, बट बियॉन्ड दैट इट इज समथिंग नॉट पॉसिबल। तो ये पूरा गेम था पेशेंस का। एंड अलाउद्दीन की आर्मी ने, एंड अलाउद्दीन खुद ने इम्पेशंस ना शो करते हुए कि मैं इम्पेशेंट हो गया हूँ, मैं जाके हमला कर दूंगा, ऐसा उसने कुछ नहीं करा। उसने पेशेंटली वेट करा, एंड आफ्टर अ पॉइंट जब सब कुछ वीक हो गया फ्रॉम टाइम, फ्रॉम कंटेक्स्ट ऑफ रणथंभोर, तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि जितने भी मेल वॉरियर्स हैं, मेल है, इवेंचुअली उनको ये समझ में आया कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हम मरेंगे। सो रादर देन डाइंग एज अ लूजर, एज अ वीक पर्सन, हमारे लिए बेटर होगा कि हम रणभूमि में मरे। सो उन्होंने मौत का कफन बांध के वो निकले रणथंभौर के फोर्ट से, एंड उन्होंने लड़ाई करी, एंड इवेंचुअली वो मरने के लिए ही आए थे, एंड दे डाइड, बट एज अ वॉरियर्स। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, विमेन एंड अदर्स, दे कमिटेड जौहर। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो पहला इंसिडेंस जो कि मैसिव वे में जौहर का देखने मिलता है, वो हमें रणथंभौर से ही देखने को मिलता है। रणथंभौर में सक्सेस पाने के बाद अलाउद्दीन फिर दूसरी तरफ देखना शुरू करता है, दैट वाज चित्तौड़। चित्तौड़, वही जिसमें राणा रतन सिंह की कहानी हमें देखने में मिलती है, जो पद्मावत में बताई गई है। अब पद्मावत की कहानी कितनी हद तक सच है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वेल, इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो क्लिप अपलोड की थी कुछ दिन पहले, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज उससे भी जरूर देखें, सो दैट आपको एक बेटर क्लैरिटी समझ में आएगी कि क्या पद्मावती कहानी रियलिटी में एक थी, या फिर कुछ और कारण था जिसकी वजह से अलाउद्दीन ने हमला करा और अलाउद्दीन ने सीज किया चित्तौड़ को। तो होता क्या है कि जब अलाउद्दीन इवेंचुअली चित्तौड़ की तरफ देखता है, तो चित्तौड़, ऑलरेडी मैं चित्तौड़ में बताना चाहूंगा, चित्तौड़ एक ऐसा टेरिटरी था जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल फोर्ट माना जाता है। एंड चित्तौड़ की जो टेरिटरी थी, वो गुहिल्स जो थे एंड चालुक्यस ऑफ जो गुजरात के, उनके बीच में पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। जैसे रायचूर दोआब की बात करते हैं, मराठवाड़ा रीजन की बात करते हैं, जो विजयनगर और बहामनी किंगडम के बीच में हमेशा एक लड़ाई का कारण बना। तो गुहिल्स और चालुक्यास के बीच में भी एक बहुत पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, वो था चित्तौड़। सो राणा उस टाइम पे ये थे, राणा रतन सिंह थे। सो वो भी वेलरस, उन्होंने भी डिसाइड करा कि मैं झुकूंगा नहीं। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने भी सीजर यहाँ पे किया, यहाँ भी घेराबंदी की। एंड आफ्टर अमीर खुसरो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट एंड स्कॉलर है, उन्होंने अलाउद्दीन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके साथ होते हैं, एंड उन्होंने एक बहुत ही एक एक पूरी कहानी बताई है कि किस तरीके से 6 महीने के लॉन्ग स्ट्रगल के बाद राणा रतन सिंह ने डिसाइड करा था कि मैं सरेंडर करूंगा। सो दैट शोज कि पेशेंस वाज समथिंग जो अलाउद्दीन की आर्मी में था। इम्पेशेंट नहीं थे। एंड इवन राणा रतन सिंह ने बहुत हद तक कोशिश करी कि मैं झुकूंगा नहीं, बट इवेंचुअली दे ही सरेंडर्ड। एंड अमीर कुछ नहीं बताया कि उनके साथ अच्छे से बर्ताव किया गया, एंड ऑब्वियसली जौहर कमिट किया गया था बाय द लेडीज। बट इवेंचुअली अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाकी लोगों को स्लॉटर कर दिया गया था, एंड दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो रिकॉर्ड बाय अमीर खुसरो, राइट। तो अब इसमें कहानी आती है कि क्या रानी पद्मिनी की कहानी सच है या नहीं है। तो रानी पद्मिनी की कहानी जो है, ये मलिक मोहम्मद जैसी ने दी है, और अमीर खुसरो के स्टोरी लाइन में भी या फिर उनके रिकॉर्ड्स में हमें ये कहानी देखने को नहीं मिलती है, या अदर कंटेम्प्रेरी जो रिकॉर्ड्स है उसमें भी ये कहानी देखने को नहीं मिलती है। तो ये कहना सही होगा कि ये कहानी जो मलिक मोहम्मद जैसी ने दी है, वो फिक्शनल है या फिर बहुत हद तक इमेजिनरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गौरी शंकर ओझा जो कि एक मॉडर्न हिस्टोरियन है, उन्होंने भी इस चीज को डिनाई करा। इसके अलावा ये भी समझना जरूरी है, जो मैंने शॉर्ट में बताया भी था, जो शॉर्ट वीडियो थी, सॉरी, कि एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, और शायद सबसे प्रोमिनेंट कारण था, कि जो चित्तौड़ में जब वो एक एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, जब गुजरात की तरफ वो जा रहा था, तो राणा रतन सिंह के जो थे और उनकी राणा जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उन्होंने बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स मांगा था। एंड टैक्स मांगने की वजह से उसे ये लगा कि वो मेरे एक अथॉरिटी पे चैलेंज है, बिकॉज मैं सुल्तान हूँ, एंड मुझे टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली राणा ने मांगा था, एंड उससे कहीं ना कहीं इस बात का एक ये बुरा लगा, एज बिकॉज ही वाज अ सुल्तान। एंड दैट्स वाई उसने उसी टाइम पे डिसाइड करा था कि मुझे चित्तौड़ पे हमला करना है, इसे अपने अंदर लेना है। तो दिस वाज समथिंग विच इज देयर। तो ये एक सबसे प्रोमिनेंट रीजन है। एंड इफ इन केस रानी पद्मिनी कहानी सच भी है, तो वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, प्राइमरी नहीं, राइट। एंड चित्तौड़ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है,
फैक्चुअल है बट इम्पोर्टेंट है बिकॉज प्रीलिम्स में एंड कई सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ रखा है कि कौन सा ऐसा स्टेट या फिर ऐसा कौन सा किंगडम था जिसका नाम खिजराबाद करा गया था। तो चित्तौड़ था, और ये चित्तौड़ को खिजराबाद इसलिए करा गया था नाम बिकॉज ये चित्तौड़ आफ्टर राणा रतन सिंह खिजर खान को दे दिया गया था, हु वाज सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, एंड देन उसका नाम खिजराबाद में चेंज कर लिया गया था। इसके बाद जैसे चित्तौड़ पे रणथंभौर पे जीत हासिल हुई तो मारवाड़ और जो बुंडी के किंगडम्स थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। इसके बाद सिवान और जेलौर के जो किंगडम्स थे उन्होंने थोड़े टाइम के लिए रेजिस्टेंस शो किया, बट इवेंचुअली उनको भी हरा दिया गया एंड वहां बहुत प्लंडर किया गया 1308 और 1311 में। इसके बाद क्या हुआ, क्या इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत के साथ एक अगेन वही कन्फ्रंटेशन का एक पूरा माहौल चलाया कि मुझे आप पसंद नहीं हो, मैं आपको हराऊंगा, ये सारी चीजें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसने एक पैसिव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, साथ ही एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके में इंटरफेरेंस नहीं शो करूंगा, आप मेरे सबॉर्डिनेट बन के रहो। और ये कुछ ऐसा ही हम देख सकते हैं कि रूडिमेंट्री वे में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप पहला एक सुल्तान था जिसे बनाने की कोशिश की, वो था अलाउद्दीन खिलजी। और इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे फुल फ्लेजेड फॉर्म में जो एक स्टैब्लिशमेंट हमें देखने मिलता है, रिलेशनशिप जो था वो मुगल राजपूत रिलेशनशिप जो प्राइमरली अकबर के टाइम से हमें देखने को मिलता है, उसका एक बेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी वो थी मालवा, जिसके मैंने बताया था। तो मालवा इज समथिंग जिसके बारे में अमीर खुसरो बताते हैं कि वो रिच था, ट्रैक्ट मतलब बहुत ज्यादा बड़ा था, एक्सटेंसिव ट्रैक्ट एंड बहुत पॉपुलस था, लोग बहुत ज्यादा थे। अमीर खुसरो ये बताते हैं कि इसका एरिया इतना वास्ट था कि अगर आप जियोग्राफर्स को भी लेके आए कि अब यहाँ पे आके उसको बाइफरकेट करो या उसको डिवाइड करो, डिलिमिट करो फ्रंटायर्स को, तो इट वाज समथिंग जो पॉसिबल नहीं था। अमीर खुश बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो सुल्तान से रेड करा है दिल्ली सल्तनत में, इल्तुतमिश ने एंड देन अलाउद्दीन खिलजी ने। बट अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया था वो जलालुद्दीन खिलजी के रेन में करा था, अपने रेन में नहीं। एंड इसके हमें देखने मिलता है कि मालवा पे भी बहुत कम एफर्ट दिए गए थे कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी से पहले कि आप आके यहाँ पे कंट्रोल करो, आप उसको सबॉर्डिनेट करो। बट अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क को ये जिम्मेदारी दी कि आपको कब्जा करना है, आपको कंट्रोल में लेकर आना है। एंड ऐन उल मुल्क को सक्सेसफुल, इसने राय को हराया। राय को अपने किंगडम को छोड़कर भागना भी पड़ा, और उसके बाद ऐन उल मुल्क को ही गवर्नर बना दिया गया था यहाँ पे। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम से पहले तक में हम देखें, टिल ग्यासुद्दीन तुगलक पूरा नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल सुल्तान के अंडर में था। इसमें उड़ीसा को भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा बिकॉज उड़ीसा इज अ टेरिटरी जिसपे हमला किया गया, उससे सबऑर्डिनेट किया गया, बट उससे डायरेक्टली एनेक्स नहीं किया गया। सो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली उड़ीसा भी कंट्रोल में था दिल्ली सल्तनत के ही। दैट इज समथिंग पॉइंट। अब इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है महाराष्ट्र एंड सदर्न किंगडम्स। महाराष्ट्र एंड सदर्न किंगडम्स इंपॉर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग ये जो पूरा कंटेक्स्ट है ये बेसिक फॉर्म पे, बट आई होप आपको ये बेटर वे में समझने में मदद करेगा। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि मलिक कफूर कौन था। मलिक कफूर वॉज हजार दिनारी। ही वॉज नोन एज हजार दिनारी बिकॉज इसे हजार दिनार में खरीदा गया था, एंड ही वॉज द लॉयल स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। हमें ये चीज देखने को हजार दिनारी या मलिक कफूर देखने को मिलता है कि इवन वो एक स्लेव था, वो एक मिलिट्री कमांडर की तरह था। तो दैट मीन्स इवन इफ यू आर स्लेव, सुल्तनत के टाइम के दौरान ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप इवन मिलिट्री कमांडर भी बन सकते हो। एंड मिलिट्री कमांडर बनने के बाद ये जो पूरा महाराष्ट्र सदन किंगडम के ऊपर जो कंट्रोल था, ये बनाने में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था वो मलिक काफूर का ही था। एंड मलिक कफूर ने बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी करा था कि इसने कई सारे मस्जिद भी यहाँ बनवाए थे, एंड यहाँ बहुत मेजर कन्वर्जन भी करा था। ये चीज हमें देखने को मिलती है। एंड महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं महाराष्ट्र किंगडम में देवगिरी, वरांगल, द्वार समुद्र और मदुरा। ये चार ऐसे लोकेशन है जहाँ पे इन्होंने मलिक कफूर ने पर्टिकुलरली जाकर रेड करा और इन पे जीत हासिल करी। देवगिरी का जो टाइम पीरियड है वो है 1306 से 1307। यहाँ पे यादवास का कंट्रोल था रामदेव। तो रामदेव ने बोला था कि मैं ट्रिब्यूट पे नहीं करूंगा, तो इसकी वजह से कन्फ्रंटेशन हुआ। इवेंचुअली इनको हरा दिया गया, एंड इनको बोला गया कि आप सब हरा दिया गया, एंड इवेंचुअली यहाँ पे अपनी ही वेसल्स को स्टैब्लिश किया गया, एक वेसल स्टेट के सबऑर्डिनेट स्टेट की तरह से स्टैब्लिश किया गया। एंड इसको एनेक्स नहीं किया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एनेक्स क्यों नहीं किया गया, इसका कंटेक्स्ट आप एंशिएंट इंडिया के लेक्चर्स में भी समझ सकते हो, क्योंकि ये मैंने बता रखा है
कि जब डिस्टेंस फैक्टर ज्यादा होता है ना, तो यूजुअली जितने भी रूलर्स होते हैं दे अवॉइड डायरेक्ट कंट्रोल। अशोका ने भी ये करा था, बिकॉज डायरेक्ट कंट्रोल आप ऐसे स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे तो सिविल राइट्स होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, लोग आएंगे एंड इवेंचुअली जब भी वीक होगा सेंट्रल पावर तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट किंगडम्स आएंगे एंड वो एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। इससे बेटर है सबऑर्डिनेट बना के रखो ये चीज, एंड वहां के पॉलिटिक्स पे आप अपना एक कंट्रोल बना के रखो। तो इस तरीके से हमेशा सुल्तान से कोई भी रूलर कोशिश करते हैं। वैरंगल में 1308 में हुआ, यहाँ पे काकटियास का रूल था। अलाउद्दीन ने फोर्स किया था उस टाइम पे काकटिया रूलर प्रताप रुद्रदेव दो को कि आप सुजेनिटी एक्सेप्ट करो। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुप्रीम हूँ और आप सब मेरे सबॉर्डिनेट हो। आपको ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ेगा मुझे। एंड इसी तरह हमें देखने में था कोहिनूर का जो हीरा था, प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। एंड इसके बाद हमें देखने मिलता है कि ये जो विक्ट्री था जो वारंगल में हुआ, इसके बाद जो साउथ के ऊपर दबदबा था सल्तनत का अंडर अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ। द्वार समुद्र और मदुरा की बात करें तो ये दोनों जो थे, इस पे भी कंट्रोल किया गया। द्वार समुद्रा में होयसाला सा कंट्रोल था एंड मदुरा में पांड्या सा कंट्रोल था। तो यहाँ पे भी अगेन लोकल रूलर्स की मदद से अलायंसेस बनाकर इन दोनों पे जीत हासिल की गई एंड इवेंचुअली इनको सबऑर्डिनेट किया गया एंड इनसे ट्रिब्यूट किया गया। तो इसका आउटकम क्या होता है? इन सब का आउटकम ये होता है कि आपके पास बहुत वास्ट टेरिटरी कंट्रोल में सबऑर्डिनेट बन चुके हैं, ट्रेजरी के पास आपका इनॉर्मस वेल्थ आ रहा है एंड ये कहीं ना कहीं प्रेस्टीज प्रोवाइड करते जा रहा था टू द सल्तनत रूल। एंड सल्तनत अब जाके एक्चुअली आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका था एंड अपने आप में हिस्ट्री में एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेस जो बना रखा था उसको और डीप करता चला जाता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। एज आई प्रोमिस्ड इस लेक्चर मैंने पोटैटो एक्सपेंशन को खत्म करा है। इसके बियॉन्ड जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो यही है, मंगोल सेटेड सुल्तान्स का क्या रिलेशन था एंड किस तरीके से मंगोल इन्वेजन हुआ, एंड दैट आई विल डिस्कस आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर सीरीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जलाउद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो शिफ्ट हुआ उस टाइम पे जलाउद्दीन खिलजी का असैसिनेशन हुआ था एंड इट वाज डन इटसेल्फ बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड वो भी ट्रेचरी से हुआ था। उसके पीछे कहानी बस सिंपल सी है कि अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी का जो वेल्थ था, देवगिरी के पास बहुत पैसा था अगेन सदर्न किंगडम, और ये भी बड़ा कारण है कि सदर्न किंगडम की तरफ वो क्यों अट्रैक्टेड था। तो ऑब्वियसली देवगिरी पास बहुत ज्यादा पैसा था, तो देवगिरी की में जाके उसने रेड करा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलाउद्दीन खिलजी, बट उसने जलाउद्दीन खिलजी को इन्फॉर्म नहीं करा एंड इसकी वजह से कोर्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी कारा मणिपुर का जो एक उसका किला था वहां पे जाके वो छुप जाता है, एक रॉयल मैसेज भेजता है जलालुद्दीन खिलजी को कि आप आए, अकेले आए, मुझसे मिले, मैं आपको सारा वॉर बूटी दे दूंगा एंड मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं पर्सनली नहीं आता बिकॉज मुझे डर लग रहा है। ऐसी वो उसने कहानी बनाने की कोशिश करी। जब वो वहां पहुंचा जलालुद्दीन खिलजी को असैसिनेट कर दिया गया। कोर पॉलिटिक्स अगेन शुरू होती है। कुछ लोग सपोर्ट जो थे जलालुद्दीन खिलजी को कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड करा कि जलालुद्दीन खिलजी के बेटे को बनाया जाए। कुछ जो थे अलाउद्दीन खिलजी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला अलाउद्दीन खिलजी को बनाया जाए। बट कुछ बहुत लंबे समय तक अलाउद्दीन खिलजी नहीं जाता है दिल्ली, बट इवेंचुअली अलाउद्दीन खिलजी पावर को कंट्रोल भी करता है एंड इवेंचुअली अपना एक रूल को स्टैब्लिश भी करता है। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट पॉलिटिक्स अगेन शुरू होता है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोर्ट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होना शुरू होती है, मतलब मृत्यु हो जाती है, उसके जितने पॉलिसीज एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं बैकसीट में चल जाते हैं एंड इस तरीके से जो एक पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल हमें देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी टाइम पे, उसके डिसेंडेंट्स या उसके जो बेटे होते हैं वो उतना मैनेज नहीं कर पा रहे होते एंड दैट शोज कि अलाउद्दीन खिलजी वाज क्वाइट अ डिप्लोमैटिक पर्सन बट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो एंड उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली ही सही बट एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर योर फीडबैक, अच्छा बुरा बट प्लीज शेयर योर फीडबैक। if any suggestions, I am open to or all type of suggestions because वो मुझे ही और ग्रो करने में मदद करेगा एंड मुझे और बेटर वे में आपको डिलीवर करने में वीडियो लेक्चर्स में हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर से थोड़े से बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट हो। कमेंट करें एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो चैनल को। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। अगेन इन सारी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम बायो में अवेलेबल है, तो वहां से जाके आप ना सिर्फ पढ़ सके बल्कि उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड अगेन किसी तरह का भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी
on either comment section or on my Instagram channel. चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।